Good morning everyone. So today we will study about chapter number 2, that is colonization of India from trade to territory. In this chapter we will study about the period in which 18th century we will describe how it was fine. But before starting 18th century we will study about the conclusion that was there in 17th century. So in 1707 when the Aurangzeb died, after that many subedars and zamindars that were very big in Mughal governors, so they established their own small kingdoms. उन्होंने अपनी छोटी छोटी सी जो है स्मॉल किंगडम्स बनानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से जो उन्होंने सोचा कि हम जो दिल्ली है उसको अपना एक इफ़ेक्टिव सेंटर बना लेंगे. फाइन. सो जो ये सूबेदार्स एंड ज़मींदार्स थे मेनली इन्होंने औरंगज़ेब की डेथ का फ़ायदा उठाया. ठीक है. और उसकी डेथ के बाद जो है वो अपनी अपनी छोटी छोटी किंगडम सूबेदार्स और ज़मींदार्स बनाते चले गए. उसी के साथ साथ हम अभी आगे ब्रिटिश पावर के बारे में भी पढ़ेंगे. सो ब्रिटिश पावर में हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो हम स्टडी करेंगे अबाउट द हाउ दे अराइव हेयर इन इंडिया ओनली, वाई नॉट ऑन अदर कंट्रीज़. So in this situation what happened, India was very rich in salt, pepper, like these spices. So East India Company came to the east in 1600. It acquired a charter. that charter क्या होता है? एक रिटन परमिशन होती है जो कि किसने दी थी? क्वीन एलिजाबेथ वन ने दी थी, जिसमें कि एक परमिशन थी कि आपको ट्रेड का यानी व्यापार करने का ईस्ट में पूरा आपको अकेले को राइट है. ठीक है. सो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक्चुअली. 13 दिसंबर 1600 में एक्चुअली ये जो डेट है 31 दिसंबर 1600 एलिजाबेथ वन ने एक इशू किया था चार्टर, जिसमें कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी परमिशन दे दी थी और मोनोपोली दी थी कि आप 15 ईयर्स तक ट्रेड कर सकते हो. ठीक है. और ये प्राइवेट कंपनी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो चलाएंगे. फर्स्ट ट्रेडिंग डिपो जो है वो उसको फैक्ट्री बोला गया. फैक्ट्री जो थी उसको सेटअप किया गया सूरत में, जो कि कंपनी की थी. फाइन. और इसकी परमिशन किसने दी थी? जहांगीर ने. फाइन. कंपनीज़ जो थी सूरत एंड हुगली में सिचुएटेड थी. सूरत जो है वो गुजरात में है और हुगली जो है वो वेस्ट बंगाल में. आपने हुगली नदी के बारे में अगर सुना हो तो वो वेस्ट बंगाल में है. उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो ट्रेड करना इन्होंने शुरू किया था वो मोस्टली स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, शुगर, सॉल्ट, पेपर, टेक्सटाइल और इंडिगो इनका था. दिस इनेबल द कंपनी टू ट्रेड फियरलेसली. इसका जो परमिशन मिली थी इस ग्रांट की वजह से, चार्टर की वजह से, जो कंपनी थी वो बिल्कुल बिना डरे कॉम्पिटिटर की तरह उभरी. और इंग्लिश जो पीपल थे यानी ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने जल्दी से यहाँ पर सेटलमेंट अपनी जो है कंपनी की वो इजीली कर ली. ठीक है. जो सेंटर्स थे कंपनी के उनको बोला जाता था फैक्टर्स. ठीक है. फैक्टर्स जो थे उन्हीं की वजह से जो नाम पड़ा फैक्ट्री. पोर्टुगीज़ 1498 में आए थे कैलकाटा में. ठीक है. डच एट प्यूलिकेट इन 1595 एंड फ्रेंच इन पौंडीचेरी 1664. ये जो हमारे इंडिया के ही जो कोस्टल एरिया हैं उस पे सिचुएटेड है काफ़ी सारी जी जगह. तो पोर्टुगीज़ में वास्को डी गामा जो थे वो सी रूट के थ्रू आए थे इंडिया में. ठीक है. फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो जो है बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं और इवन चीप भी हैं, सस्ते भी हैं. ठीक है. तो उसके बाद जो है वो वहाँ से डच जो है वो अराइव हुए. उसके बाद जो फ्रेंच पीपल थे वो फ्रेंच पीपल भी जो है यहाँ पे पौंडीचेरी जो है वो कर्नाटका के पास है. सो कर्नाटका में जो पौंडीचेरी है वहाँ पर इन्होंने अराइव करना शुरू कर दिया. सो ब्रिटिशर्स के साथ साथ यहाँ पर डच भी आए, फ्रेंच भी आए. ठीक है. सो उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आए थे पोर्टुगीज़ और उन्होंने गोवा में जो है अपना रास्ता बनाया था, अपना बेस बनाया था. ठीक है. उसी के साथ साथ अगर हम बात करें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तो ये सेटअप जो है वो करवाया था चंदन नगर में जो कि बंगाल में है, माहे केरला में. ठीक है. कारिकल एंड पुडुचेरी
पुडुचेरी को पौंडीचेरी बोलते थे पहले, बट अब इसको पुडुचेरी बोला जाता है, एंड मॉरिशस इन इंडियन ओशियन। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बिजनेस एंड डिपेंड ऑन फ्रेंच गवर्नमेंट। इसमें क्या था फ्रेंच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी में कि गवर्नमेंट जो है वो पूरा बिजनेस कंट्रोल करेगी और फ्रेंच गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगी। इसके साथ साथ एक्सपेंशन का भी था, इसमें फ्रेंच पावर जो थी वो इंडिया में एक्सपेंशन हो रही थी। और व्हाट डिड कंपनी डू देन? इन ऑर्डर टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट ईच एंड एवरी ट्रेडिंग कंपनी एंटर्ड इनटू ट्रेड वॉर। दे स्टार्टेड सिंकिंग शिप्स ऑफ देयर राइवल्स, ब्लॉक्ड रूट्स एंड फोर्टिफाइड। अब भाई देखो, जब फ्रांस से लोग आ रहे थे, पोर्टुगल से भी बिजनेस चल रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा? अब ब्रिटिशर्स नहीं, इवन तीनों चारों जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने क्या सोचा कि भाई अगर यहाँ पर इंडिया में जो है अपना व्यापार चलाना है तो एक दूसरे से ना बदले की भावना उनके अंदर आ गई थी कि हमारा ही रहे। तो उन्होंने क्या करा, सी रूट से तो वो व्यापार करते थे, तो सी में क्या होते हैं, शिप से ही व्यापार करते थे। तो शिप्स को एक दूसरे की शिप को डिबोना शुरू कर दिया, उनके रास्ते को ब्लॉक करना शुरू कर दिया, और जो ट्रेडिंग पोस्ट थे उनको फोर्टिफाइड करना शुरू कर दिया। मतलब एक तरीके से है जो इसको ये मानेंगे कि भाई जो राइवल शिप्स थे उनको दूसरी जगह पर सप्लाई करवा देते थे वो उनका, ठीक है। और अलग अलग दीवारें बना दी, अपना जो आर्मी वगैरह थी वो भी उसमें जो सी रूट है वहाँ पर अपनी ऑक्यूपाई करा दी, ताकि वो सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको मिलती रहे। बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो इंटेंसिफाइड कंपटीशन था सबके अंदर, और उन्होंने प्रॉफिट भी रिड्यूस करे थे, ठीक है। प्रॉफिट को रिड्यूस करने का मतलब है कि अपनी सेलिंग ज़्यादा कर दी। तो इसमें क्या था कि लो प्राइस पे आपको बहुत सारे आप गुड खरीद सकते हो फ्रॉम इंडिया, और उसको हाई रेट पे कहीं पे भी आप बेच सकते हो। वो मेन पर्पस जो था किसी भी तीनों चारों जो राइवल कॉम्पिटिटर्स थे उनमें यही था, ठीक है, कि सस्ते दामों पे इंडिया से ख़रीदो और बाहर जाके वो महंगे दामों में बेच दो। तो इंग्लिश और फ्रेंच जो हैं उन्होंने एक दूसरे के ट्रेड को डोमिनेट करना शुरू कर दिया, और इंडिया एंड यूरोप में इसी तरीके से जो डोमिनेशन जो है वो स्टार्ट हो गई। अब 18th सेंचुरी के मिडिल में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी भी हुई। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी क्या थी? इसमें इंग्लिश और जो फ्रेंच के ट्रेड इंटरेस्ट थे, यानी कि जो व्यापार से संबंधित जो इंटरेस्ट थे, उसमें वॉर हुई थी, एंग्लो फ्रेंच वॉर। ये जो वॉर हुई थी वो 1744 से लेके 1763 तक चली थी, ठीक है। और ये तमिलनाडु वाला जो एरिया है वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। फाइन। सो उसी के साथ साथ हम ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी। यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड सेटलमेंट हुआ था हुगली नदी के किनारे, जो कि 1651 में था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में ट्रेड जैसे शुरू किया, वो कैसे शुरू किया था अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो सेटल अप हुई थी नदी, कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे, अभी हमने पढ़ा 1651 में। कंपनी जो है उन्होंने अपने वेयर हाउसेज, ऑफिसेज ये बनाए थे। वेयर हाउसेज एक तरह से स्टोर हाउस होता है, या स्टॉक हाउस भी हम इसको बोल सकते हैं, जहाँ पर सामान लादा रखा जाता था, ठीक है। और ऑफिसेज होते थे, ऑफिसेज जो होते थे वो उनके फैक्टर्स के लिए होते थे, फैक्टर्स यानी कि जो उनके एम्प्लॉयज़ थे। फाइन। उसके अलावा जो 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। अब जो इन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई थी, जो भी इनका बिल्डिंग थी उसके आसपास जो है इन्होंने किले की तरह दीवारें बनानी शुरू कर दी थी, ठीक है, 1696 में। अब इसके अलावा ब्राइब्ड ऑफिसर्स एंड गोट दीवानी ऑफ 3 विलेजेस इंक्लूडिंग कैलिकटा, नाउ कॉल्ड कोलकाता। अब जो ऑफिसर्स थे ये बड़े बड़े, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी जो दीवानी है वो 3 विलेजेस जो हैं उनको इंक्लूड किया था दीवानी में, ठीक है। वो जो है वो कोलकाता में स्थित है। इसी के साथ साथ कंपनी जो है फैक्ट्रीज़ में मोस्टली 3 चीज़ें होती थी। इसमें हमने अभी 2 चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे इसमें हमने वेयर हाउसेस और ऑफिसेस के बारे में पढ़ा ना, इसमें रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी होते थे, जो कि मेंशन किया गया आपके बुक में। कंपनी की जो ट्रेड है वो फ्लोरिश हुई थी, बहुत ज़्यादा मतलब उभरी थी। बट व्हेन दे वायलेटेड रूल्स, अब जो रूल्स हैं उनके वायलेट होने शुरू हो गए थे, और औरंगज़ेब की डेथ के बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हम जो हैं
वो डिफीट करेंगे। द कंपनी गोट अ फरमान, कंपनी जो है उनको फरमान मिला था। फरमान होता है एक रॉयल ऑर्डर जो कि औरंगज़ेब ने जो है उसकी परमिशन से दिया था, जिससे कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते थे। ड्यूटी फ्री मतलब कोई टैक्स वगैरह नहीं होता था उसके ऊपर, ठीक है। कस्टम ड्यूटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो नहीं थी। सो मुग़ल एम्परर फारूक सियार के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। मुग़ल एम्परर फारूक सियार जो है उन्होंने परमिशन दे दी कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है गुड्स का करोगे और उसमें आप कस्टम ड्यूटी भी नहीं पे करोगे, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं वो 1600, 1700, 1800 उस टाइम पीरियड के बीच की बातें हैं सारी, ठीक है। सो कंपनी और उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्होंने मिसयूज़ किया उनकी राइट का, ठीक है, क्योंकि भाई कस्टम फ्री जो है वो ड्यूटी थी, कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। तो इससे जो रेवेन्यू है बंगाल का, रेवेन्यू मतलब इनकम जो है बंगाल की वो कम हो गई, क्योंकि उनकी जो इनकम है वो बनेगी किससे, वो इसी से तो बनेगी कि टैक्स आएंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ ड्यूटीज़ जो हैं वो पे करेंगे, और उसी के साथ साथ जो है इनकी जो कंपनी है वो जो है एक तरीके से बहुत अच्छे से उभर रही थी, ठीक है, डेवलप हो रही थी। बट इसी के साथ साथ स्टेट जो है वो लॉस में चल रही थी। कौन सी स्टेट? बंगाल, ठीक है। बंगाल जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस में गई। उसी के साथ साथ हम कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कंपनी के और नवाबों के बीच में, जो कि बंगाल के नवाब थे। तो रूल्स पढ़ेंगे हम। रूल्स क्या क्या थे कि पावरफुल रूलर्स के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं कि बंगाल के पावरफुल रूलर्स में किस किस का नाम शामिल है। मुर्शीद कुली खान, सिराजुद्दौला, जिसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिराजुद्दौला, अभी हम पढ़ेंगे आगे कैसे। अलीवर्दी खान, ठीक है, ये पावरफुल रूलर्स थे। अब रूल्स में क्या क्या था कि कस्टम ड्यूटी पे करनी है जी आपको, अभी तक जो हमने माफ़ की थी पर आपको अभी पे करनी है। शेल नॉट एक्सटेंड फोर्टिफिकेशन ऑफ इट्स सेटलमेंट, यानी कि अपना जो एक्सटेंड नहीं करोगे आप, कोई भी जो सेटलमेंट है, ठीक है, ब्रिटिशर्स का, उसको आप आगे नहीं बढ़ाओगे। थर्ड था नवाब्स फॉरबिड कंपनी फ्रॉम मिंटिंग कॉइन्स आफ्टर मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट फ्रेंच एंड यूरोप दे फेल्ट कॉन्फिडेंट। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फ्रेंच और यूरोप से जो है अपने उसके अगेंस्ट मिलिट्री सक्सेस मिली, यानी कि वॉर्स वगैरह में जीत हुई, तो उससे वो कॉन्फिडेंट फील हुए बहुत ज़्यादा। उनको कॉन्फिडेंस आ गया ब्रिटिशर्स को कि अब तो हम हैंडल कर सकते हैं, अगर हम फ्रेंच को और यूरोपियंस को जो है बाहर भगा सकते हैं इंडिया से, तो क्यों ना हम इंडियंस को भी बाहर भगा दें। सो सिचुएशन जो है 1756 की हम पढ़ेंगे। 1756 में सिराजुद्दौला जो थे उन्होंने कैप्चर किया इंग्लिश फैक्ट्री को, ठीक है, और ये कहाँ पर कैप्चर हुई थी? कासिम बाज़ार में। और कंपनी फोर्ट जो है उसको भी कैप्चर किया, जो कि कलकत्ता में था, हमने पढ़ा। रॉबर्ट क्लाइव जो हैं ब्रिटिशर्स में, उनको चार्ज दे दिया गया था कंपनी का कि बंगाल में जो है आपको कंपनी का चार्ज दे दिया गया है और आपको री एस्टेब्लिशमेंट करना है, ठीक है। सो हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स, ये जो है नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला हमने पढ़ा था अभी। 1756 में उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि आपको जो ग्रांट दी जाती है, मैंने आपको भी बताया कि ग्रांट कौन सी थी? कस्टम ड्यूटी, ठीक है, कि आपको पे करनी है इनकम जिससे कि बंगाल की बढ़ जाए। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, रिफ्यूज़ कर दिया कि हम तो नहीं देंगे जी, क्यों दें हम, ठीक है, हम तो यहाँ पे करता धरता सब कुछ हम ही तो हैं और हम ही कस्टम ड्यूटी पे करें। अगर हम कस्टम ड्यूटी पे करेंगे तो हमें तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, ठीक है। सो इसी विचार से जो है नवाब जो है उन्होंने एक्यूज़ किया कंपनी को एंड अटेम्प्ट टू ह्यूमिलेट हिम थ्रू डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स। द राइवलरी बिटवीन कंपनी एंड नवाब इंटेंसिफाइड। अब जो सिराजुद्दौला की जो राइवलरी थी, यानी कि दुश्मनी थी, वो एक तरह से कंपनी के ऊपर इस तरीके से निकली कि जो भी वो जो लेटर्स कंपनी वाले भेजते थे वो उनको बहुत ह्यूमिलिएट करते थे। ह्यूमिलिएट करना यानी कि एक तरीके से इग्नोर टाइप करना और रिस्पेक्ट मतलब बहुत अलग अलग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स उनके पास भेजना, एक दूसरे को एक्सचेंज करते थे ये दोनों। तो सिराजुद्दौला जो थे वो एक बहुत सुलझे हुए और पावरफुल थे हालांकि, ठीक है, और उनको था कि हमारी जो कलकत्ता है उसमें जो इनकम का सोर्स है वो नहीं बन पा रहा है। वो थोड़ा कॉन्शियस थे अपनी स्टेट को लेके, ठीक है। तो उन्होंने कंट्रोल करना कंपनी पे कैसे क्या किया इन्होंने कंट्रोल ओवर कंपनी में,
उन्होंने ब्रिटिशर्स को ऑर्डर दिया कि पे रेवेन्यू एंड स्टॉप फोर्टिफिकेशन। सिराजुद्दौला ने कहा कि ब्रिटिशर्स आप लोगों को रेवेन्यू पे करना पड़ेगा, यानी कि हमें इनकम देनी पड़ेगी, और ये जो फोर्टिफिकेशन है यानी अपना जो एक्सटेंडेशन आप कर रहे हो, बढ़ा रहे हो कंपनी को, तो उसको स्टॉप करो भी। ठीक है। उसी के साथ साथ उन्होंने कंपनी के ऑफिसर्स को कैप्चर कर लिया कासिम बाज़ार में। ठीक है। कासिम बाज़ार में जो फैक्ट्री थी इनकी, यहाँ पर कैप्चर कर लिया, और उन्होंने कोलकाता के फोर्ट पे भी कंट्रोल हासिल कर लिया। इसके बारे में भी हम पहले कर चुके हैं, मैं फिर से आपको बता रही हूँ सो डैट आप अच्छे से इस टॉपिक को, सिराजुद्दौला के जो ऑर्डर्स थे दोनों, उनको आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है। इसी के साथ साथ हम अभी आगे बढ़ेंगे। आगे हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में भी पढ़ेंगे, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। जो क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव जो हैं उनको क्या बनाया गया, उनका क्या ओहदा था। ठीक है। क्या पोजीशन थी उनकी। सो रॉबर्ट क्लाइव जो थे कॉन्स्पायर्ड विद मीर जाफ़र, ये जो हैं वो कमांडर इन चीफ थे। जगत सेठ ये रिचेस्ट बैंकर थे इंडिया में। ओमी चंद ये रिचेस्ट मर्चेंट थे, और जो मीर जाफ़र थे वो कमांडर इन चीफ थे। फाइन। इन्होंने प्लान किया था कि हम सिराजुद्दौला को भगा देंगे यहाँ से। ठीक है। सिराजुद्दौला जो है वो ज़्यादा जो बन रहे थे ना, तो इन्होंने सोचा कि रिचेस्ट बैंकर, मर्चेंट, इनका नाम नहीं आएगा कहीं पे भी, मीर जाफ़र का, जगत सेठ का, ओमी चंद का। तो हम जो हैं वो क्या करते हैं कि हम उसको प्लान बनाते हैं सिराजुद्दौला को निकालने का। सो 23 जून 1757 में आर्मीज ऑफ दौला एंड EEC मेट एट पलासी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो और साथ में सिराजुद्दौला की आर्मी जो है वो मिली, और वहाँ पर प्लासी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला जो है वो लूज़ कर गए, यानी कि हार गए और मारे गए। ठीक है। और जो मीर जाफ़र थे उन्होंने कहीं वार में यानी कि बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन्होंने कोई युद्ध में भाग नहीं लिया था। ठीक है। अब मीर जाफ़र मैं दोबारा से याद दिलवाऊंगी कि वो कमांडर इन चीफ थे। ठीक है। उनको फिर नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। मीर जाफ़र को एक तरह से पपेट की तरह यूज़ किया ब्रिटिशर्स ने। पपेट क्या होता है? कठपुतली, उसकी तरह ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया, और उन्होंने पाया कि ये जो है हमारी डिमांड्स को नहीं पूरा कर पा रहा है। ठीक है। तो उन्होंने उसी के सन इन लॉ, ठीक है, उसके जो सन इन लॉ थे मीर जाफ़र के, जो कि मीर कसीम थे, उनको जो है वो नया नवाब बना दिया। ठीक है। मीर जाफ़र जो थे वो नवाब थे बंगाल के। कंपनी वॉज ग्रांटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल। अब कंपनी ने जब कठपुतली बनाया ही था तो उन्होंने बोला कि भाई हमें तो फ्री ट्रेड कराना है बंगाल से राइट मिले हमें कि हम फ्री ट्रेड कर सकते हैं, फ्री में व्यापार कर सकते हैं, कोई ड्यूटी वगैरह पे नहीं करेंगे हम, और जो ड्यूटी पे करेगा उसका वही हाल होगा जो सिराजुद्दौला का हुआ था। ठीक है। सो आफ्टर सम टाइम ही रिफ्यूज टू गिव एनी फर्दर राइट। अब जो मीर जाफ़र जो थे उन्होंने बोला कि भाई ये तो मेरे को कठपुतली बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो मैं तो भाई इनको और दोबारा से राइट्स नहीं दूंगा। रिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने, बिल्कुल मना कर दिया। ठीक है। तो क्योंकि वो भी, उनके अंदर भी थोड़ा सा इंटेलिजेंस थी मीर जाफ़र के अंदर, तो उनको समझ में आ गया जल्दी कि ये तो मेरा यूज़ किया है ब्रिटिशर्स ने अपना दिमाग लड़ा के। ठीक है। तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। फिर उन्हीं के जो सन इन लॉ थे मीर कसीम, मैंने बताया, उनको नया नवाब बना दिया। जो मीर कसीम थे उनको कंपनी ने ज़मींदारी दे दी बुर्दवन की, मिडनापुर की एंड चित्तौड़गंज की। आफ्टर सम ईयर, कुछ समय के बाद, ही अटेम्प्टेड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम डोमिनेशन। अब भाई उसके साथ भी वही हुआ जो उनके जो फादर्स जो थे मीर जाफ़र जो थे उनके साथ हुआ था, अंकल के साथ हुआ था। सो उसके बाद जो ही वो थी मीर कसीम के साथ ब्रिटिशर्स की जब लड़ाई हुई, उसको बोला जाता है बैटल ऑफ बक्सर। अब उसको पढ़ने से पहले हम जाफ़र के बारे में पढ़ेंगे। जाफ़र वॉज डिथॉर्न्ड एंड मीर कसीम बिकेम द नेक्स्ट नवाब। मैं दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ आपको, मीर कसीम को नया नवाब बना दिया गया था। बट व्हेन ही कंप्लेन्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ राइट, ही रिजल्टेड द बैटल ऑफ बक्सर 1764 बिटवीन द मीर कसीम एंड द ब्रिटिशर्स। अब जो बैटल ऑफ बक्सर हुई वो 1764 में मीर कसीम के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। ठीक है। तो इस युद्ध में एक्चुअली था क्या, इस युद्ध में उन्होंने जो है वो मीर कसीम जो है वो हारे गए थे।
हरा दिया था ब्रिटिशर्स ने 1763 में। और जो है वो मीर कसीम जो है वो अवध में चले गए थे, छुप गए थे, और वहाँ पर उनको मिले थे शुजा-उद-दौला और शाह आलम टू। ठीक है, इनसे मिलने के बाद नाउ देयर कंबाइंड फोर्स, अब कौन कौन किसकी कंबाइंड फोर्स की बात कर रहे हैं हम? मीर कसीम जो कि अवध चले गए थे, अवध में उनकी मुलाकात हुई थी शुजा-उद-दौला से और शाह आलम टू से। ठीक है, अब इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस जो हैं, उनकी पूरी कंबाइंड आर्मी जो है, उन्होंने 1764 में युद्ध किया, पर फिर भी वो अनफॉर्चुनेटली हार गए। कंपनी जो है वो रियल मास्टर ऑफ बंगाल बन गई। अब रियल मास्टर ऑफ बंगाल का मतलब यही था कि जो एक्चुअल मास्टर हैं बंगाल के वो बन गई है। ठीक है, सो बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुई थी अगर आपसे पूछा जाता है तो? मीर कसीम, शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला, शाह आलम, इन 3 जनों की हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है, ब्रिटिशर्स या फिर आप ईस्ट इंडिया कंपनी कह लो, ठीक है, उनके साथ हुई थी। और फिर कौन हारा था और कौन जीता था? ब्रिटिशर्स जो थे वो जीत गए थे, और जो ये तीनों थे, इन तीनों की जो कंबाइंड फोर्सेस थी वो हार गई थी। ठीक है, इसी के साथ साथ हम एक बार और आपको बता देते हैं कि जो बैटल ऑफ बक्सर है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसमें मीर जाफ़र के साथ साथ मीर कसीम का जो रोल है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब हम 1765 की बात कर रहे हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वो साइंड बिटवीन शियाज़-उद-दौला, अब ये जो शुजा-उद-दौला जो थे वो उनके साथ 1765 में कंपनी ने दीवानी जो है वो प्राप्त कर ली बंगाल प्रोविंसेस की। ठीक है, अब यहाँ पर पिक्चर में आप देख पा रहे हो एम्परर जो है वो ग्रांट कर रहे हैं दीवानी कंपनी की। ठीक है, इसमें क्या था, उसमें ट्रीटी समझौता हुआ था, ट्रीटी को बोलते हैं समझौता। ठीक है, शियाज़ुद्दौला, शाह आलम टू एंड क्लाइव, इनके बीच में ये समझौता हुआ था। इस ट्रीटी के अंदर था फर्स्ट पॉइंट, कुड नॉट कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब ये तीनों जगह से कोई भी रेवेन्यू यानी इनकम नहीं कलेक्ट कर सकते थे। जो हमारे जो ये एम्परर्स थे, शाह आलम टू, ठीक है, शियाज़ुद्दौला, ये नहीं कलेक्ट कर सकते थे। कहाँ से? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा से। नवाब ऑफ अवध वॉज मेड टू पे इंडिमेनिटी ऑफ 50 लाख रुपीज़। अब जो नवाब ऑफ अवध के जो नवाब थे उनको पे करने पड़ा था कुछ अमाउंट उनको, 50 लाख रुपीज़। ठीक है, कंपनी रीस्टोर्ड हिज किंगडम, कि कंपनी ने उनकी किंगडम को रीस्टोर कर लिया था और प्रॉमिस किया था उनको कि अटैक कभी भी आपकी टेरिटरी पे, आपकी सीमा पे कभी भी अटैक होगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फाइन, इसको याद रखना, आगे काम आएगा। इन 1765 रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। अब 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ड्यूअल गवर्नमेंट चलेगी। भाई ड्यूअल का मतलब होता है दोहरी। ठीक है, दोहरी सरकार चलेगी बंगाल में, जो कि 1772 तक चलेगी। ठीक है, अब कंपनी के पास सारी पावर होंगी इसके अंदर, और जो एम्परर होगा वो उसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, वो सारा काम करेगी। कौन करेगा सारा काम? एम्परर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी एम्परर की होगी, और सारी कंपनी को क्या मिलेगी? सारी पावर मिलेगी, यानी कि एम्परर के पास अब कोई पावर नहीं है। ठीक है, एम्परर वॉज विदाउट एनी पावर। और एक्सपेंशन हुआ था रूल्स का कुछ, इसमें क्या था, ईस्ट इंडियन कंपनी जो थी उसमें वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मेथड जो थे उससे एक्सटेंड करके और इन्फ्लुएंस किया गया था। ठीक है, प्रभावित किया गया था। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित होना। इट अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स में इनका रेजिडेंस जो था वो बढ़ गया था। दे इंटरफर्ड इन द इंटरनल अफेयर्स बाय सब्सिडरी एलियंस जो था उसके थ्रू ये है जो वो इंटरफेयर कर सकते थे इंटरनल अफेयर में। इंटरनल कुछ भी बात होती थी हमारी स्टेट में तो ये इंटरनली कुछ भी चीज़ों में अफेयर में
वो पॉलिटिकल जो थी स्टेट्स अफेयर्स जो थे उनमें पूरा जो वो है रोल है वो प्ले करते थे। ड्यूरिंग फेमाइन इन 1770, फेमाइन हुई थी यहाँ पर इंडिया इसमें बंगाल में 1770 में 1/3 जो पॉपुलेशन है वो उससे जो है वो जूझ गई थी। कंपनी और नवाब किसी ने भी वहाँ पर हेल्प नहीं की। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो है, वॉरेन हेस्टिंग्स का रूल जो है वो 1772 से 1785 तक चला। इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल घोषित कर दिया गया। अब सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो क्या था। अकॉर्डिंग टू दिस इंडियन रूलर्स हैड टू कीप कंपनीज आर्मी फॉर प्रोटेक्शन एंड मेक देयर पेमेंट्स, अदरवाइज पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी। अब इसमें क्या था, सब्सिडरी अलायंस एक रूल था जिसमें कि इंडियन रूलर्स जो थे उनको कंपनी आर्मी को प्रोटेक्शन के तौर पर और उनको पेमेंट देनी पड़ती थी, ठीक है। या तो प्रोटेक्शन के तौर पर कुछ अमाउंट दो या तो अपनी जो टेरिटरी है, सीमा है, उसका कुछ पार्ट आप दे दो, ठीक है, और उससे जो है उनकी सैलरी बन जाती थी। फाइन। सो ये था सब्सिडरी अलायंस। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपको पता चलेगा सब्सिडरी अलायंस से भी क्या क्या जो है वो गलतियाँ हुई। सिर्फ एक इस सब्सिडरी अलायंस को लॉन्च करने के बाद ये एक जो रूल है ये प्लेस होने के बाद ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ गई थी। अब इसी के साथ साथ ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस का मतलब 18th सेंचुरी में किंगडम ऑफ मैसूर, मराठा, ये बिगेस्ट थ्रेट बन गए थे ब्रिटिश रूल के। अब हम मैसूर के बारे में अगर हम पढ़ें तो मैसूर में किसकी लीडरशिप थी, वहाँ पर हैदर अली की थी 1761 से 1782 में। टीपू सुल्तान जो थे वो थे 1782 से 1799 तक। इनकी स्पाइस ट्रेड जो है वो मालाबार कोस्ट से होती थी। स्पाइस ट्रेड यानी जो स्पाइसेस का आयात निर्यात है, व्यापार है, वो वहाँ से होता था, मालाबार कोस्ट से। 1785 में टीपू सुल्तान ने रोक दिया कि भाई सैंडलवुड यानी चंदन की जो लकड़ी है, पेपर, मसाले और कार्डमम जो है, दालचीनी, इनको थ्रू पोर्ट्स जो है वो आप एक्सपोर्ट रोक दो और रिस्ट्रिक्ट करो कि लोकल मर्चेंट जो हैं वो ट्रेडिंग कर सके कंपनी के साथ, ठीक है। उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि वो नहीं कर सकते लोकल मर्चेंट ट्रेडिंग कोई भी कंपनी के साथ। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है क्योंकि हम यहाँ पे टीपू सुल्तान के बात पढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी मॉडर्नाइज्ड आर्मी थी, ठीक है। अब हम टीपू सुल्तान जो थे वो अकेले बेटे थे हैदर अली के और बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, ठीक है। मैसूर स्टेट में जो स्टेट सुपीरियर रूलर्स बोले जाते हैं उनमें से एक थे। 1785 में टीपू ने कंट्रोल किया कि ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट एंड स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम। अभी मैंने पढ़ाया सबसे पहला सैंडलवुड है, चंदन की लकड़ी जो है उसका एक्सपोर्ट यानी दूसरे देश में उसको भेजना जो है वो बंद कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। पेपर होता है काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च को, एक ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड भी माना जाता था पहले, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इसका यूज़ होता था वहाँ पर ईस्टर्न कंट्रीज़ में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी, ठीक है। और पेपर का यूज़ एंड साथ में कार्डमम होती है दालचीनी, ठीक है। बड़ी सी स्टिक होती है एक इसकी दालचीनी की, ठीक है। इसको बाद में पीस के इसके मसाले बनाए जाते हैं। सो इंडिया वाज द लैंड ऑफ स्पाइसेस, तो इसके मसालों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक्सपोर्ट होना। स्टॉप्ड लोकल मर्चेंट टू डील विद द ब्रिटिशर्स, और लोकल मर्चेंट्स को बोला, लोकल व्यापारियों को, कि आप ब्रिटिशर्स के साथ कोई डील व्यापार नहीं करोगे। एम्प्लॉयड फ्रेंच इन हिज आर्मी इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज हिज आर्मी। अब उसने अपनी आर्मी में फ्रेंच लोगों को एम्प्लॉय किया, लेकर आए, ठीक है। उनको नौकरियां दी फ्रेंच लोगों को ताकि वो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर ले, ठीक है। और उन्होंने फ्रेंच के साथ ऐसे जो लोग थे उनके साथ ऐसे फ्रेंडशिप की ताकि उनकी आर्मी जो है वो मॉडर्नाइज्ड हो जाए, ठीक है। उसी के साथ साथ 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी 1767 से 1799 तक, ठीक है, जो कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच थी, ठीक है। अब याद रखना कि कितनी वॉर हुई थी, 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो थी वो हैदर की हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ, जिसमें हैदर जो है वो जीत गए थे, ब्रिटिशर्स हार गए थे, जिसमें कि ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी। ट्रीटी यानी समझौता हुआ था, मद्रास समझौता, जिसमें कि समझौता ये था कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे, दोनों जो पार्टीज़ हैं यानी कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो भी हेल्प करेंगे। अब आगे क्या हुआ, टू सप्रेस हिम 4 वॉर्स वर फॉट बिटवीन
Mysore and Britishers, most commonly known as Anglo-Mysore War, अभी बताया मैंने आपको, Anglo-Mysore War हुई थी 1767 से 1799 तक। फाइन। अब इसी में 1770 में मराठास जो हैं उन्होंने अटैक किया मैसूर के ऊपर, बट ब्रिटिश फोर्सेस जो हैं उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी, क्योंकि भाई वो क्यों करें हेल्प, ठीक है, वो तो इंडिया में आए थे आग लगाने के लिए, है ना, कि हम तो सारी जो इंडिया है उसके ऊपर अपना रूल हासिल करेंगे, वो क्यों हेल्प करेंगे, उनका तो मोटिव ही था कि फूट डालो राज करो, ठीक है। टीपू जो थे वो मारे गए 1799 में श्रीरंगपट्टनम में। वोडेयार्स वर नाउ द न्यू किंग, सब जो वोडेवर्स थे उनको नया किंग बना दिया गया था, ठीक है। और ये जो है वो मैसूर, फोर्थ मैसूर जो एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी उसमें ये इनकी डेथ हुई टीपू सुल्तान की 1799 में, ठीक है। उससे पहले 1784 में ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया था टीपू को और उनको बहुत फ़ाइन पे करना पड़ा था और कुछ किंगडम का पार्ट भी पे करना पड़ा था। उसी के साथ साथ दो जो सन थे उनको ब्रिटिश हॉस्टेज में ले लिया गया था, उनके कब्ज़े में ले लिया गया था, ठीक है। अब एंग्लो ब्रिटिश वॉर के बाद हम पढ़ेंगे मराठास के बारे में। मराठास जो थे उनके बारे में अगर हम पढ़ें तो 18th सेंचुरी के थोड़ा सा बाद लेट पीरियड में कंपनी जो है उन्होंने बैटल फाइट किया था अपना मराठास के साथ। मराठास जो थे वो सबड्यूड थे और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो हुई थी वो 1803 से 1805 तक हुई थी। ओडिशा और यमुना वाली जो टेरिटरीज़ हैं उसमें आगरा की जो एरिया है उसमें वर लॉस्ट टू ब्रिटिशर्स। अब वो जो एरिया है वो सारा मराठास ने किसको दे दिया, अब ब्रिटिशर्स को दे दिया। ऐसे ही नहीं दिया, वॉर हुई थी, ठीक है। अब हम इनके वॉर्स के बारे में अगर पढ़ें तो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पानीपत का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, 1761 में हुआ था। मराठा बहुत कमज़ोर पड़ गए थे उस टाइम पे। मराठा जो डायनेसिटी है, मराठा का जो राजपाट है वो बिल्कुल डिफीट होता जा रहा था, जिसमें कि होलकार्स, गुलवादास, ठीक है, ये पेशवा के अंडर थे, ठीक है। और प्रिंसिपल बेस्ड इन पुणे मिनिस्टर, फाइन। इसके अलावा ब्रिटिशर जो थे वो ब्रिटिश इंटरफेयर्ड इन इंटरनल अफेयर्स, दोबारा से उन्होंने अंदरूनी जो चीज़ें हैं उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, जिससे कि 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुई थी 1775 से लेके 1819 तक। 3 एंग्लो मराठा वॉर हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है एंग्लो मैसूर वॉर किसके बीच में कितनी हुई थी तो ये 4 हुई थी, ठीक है। टाइम पीरियड आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर एंग्लो मराठा वॉर के बारे में बात करें तो ये 3 हुई थी। पहली एंग्लो मराठा वॉर जो हुई थी वो 1775 से 1782 तक हुई थी, जो कि पेशवा की गद्दी के लिए हुई थी, ठीक है। पेशवा की जो थ्रोन है उसके लिए हुई थी। इसमें क्लैश जो था वो माधवा राव सेकेंड के बीच में था, जो कि पेशवा से थे और उनको सपोर्ट किया था मराठा के चीफ ने, ठीक है। और नाना पहाड़नेस जो थे वो भी इनके साथ थे। रघुनाथ राव जो थे वो भी इनके साथ थे, ठीक है। और उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स का भी साथ दिया था। यूनाइटेड मराठास जो थे ये एक साथ जो मिले हुए थे मराठास, ये जीत गए, ब्रिटिशर्स हार गए, पर उन्होंने अहमदाबाद और ग्वालियर को कैप्चर कर लिया। 1782 में ट्रीटी ऑफ सलबाई जो है वो साइन की गई। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो थी, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, वो हुई थी 1803 से 1805 तक, ठीक है। सेकेंड एंग्लो वॉर में जो हुआ था वो ब्रिटिशर्स जो थे वो उन्होंने सब्सिडरी अलियांस जो है यहाँ पर भी शुरू करवाया था। सिंधिया एंड भोंसलास जो थे इन्होंने ब्रिटिशर्स जो है वो जीत गए थे इसमें वॉर में और अटैक किया था होलकार रूलर्स ऑफ इंदौर के ऊपर, ठीक है। और इस वॉर का कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि जो लॉर्ड वेल्सली थे वो इसको दोबारा से इंग्लैंड में बुला दिया गया था और उनको शांति के लिए बोला गया था कि शांति रखो, ठीक है। और थर्ड जो एंग्लो मराठा वॉर हुई थी वो 1817 से 1819 के बीच में हुई थी, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसको 1817 और 1818 दोनों बोला जाता है। पेशवा बाजीराव के बीच में हुई थी, ये सेकंड पेशवा बाजीराव थे, ठीक है। उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया था मराठा चीफ को, और किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। मराठा जो थे वो उनकी फोर्सेस हार गई थी। बाजीराव सेकंड जो थे उनको प्रिजन में डाल दिया गया था टू बिठूर,
ठीक है, कानपुर में। अब हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश द पैरामाउंट पावर। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब हेस्टिंग्स के रूल में जो गवर्नर जनरल थे हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक, इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी पैरामाउंटसी। पैरामाउंटसी का मतलब था सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर यानी कि सबसे बड़ी पावर, ठीक है। अब इनकी जो सबसे बड़ी पावर थी उसका मतलब क्या था, अब इन्होंने ये शुरू क्यों किया था, ठीक है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो इसको स्टार्ट करने के पीछे जो लॉर्ड वेल्सली थे उनका हाथ रहा है, बिल्कुल, ठीक है। According to this, they did not become so and not only annexed most part of the India, including Punjab in 1849, but also established indirect rule in Afghanistan in 1842. इसका मतलब ये है कि वो इस ऐसे नहीं बन पाए एंड नॉट ओनली एनेक्स्ड, उन्होंने कब्ज़ा सिर्फ इंडिया के कुछ पार्ट्स में नहीं किया जिसमें कि पंजाब इंक्लूडेड है 1849 में, बट उन्होंने इनडायरेक्ट रूल भी शुरू कर दिया था अफ़गानिस्तान में 1842 में, ठीक है। अब इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स जो हैं उनको उनके अंडर जो ब्रिटिश हैं उनको क्लेम किया गया था कि अथॉरिटी ऑफ कंपनी जो है ओवर इंडियन स्टेट इज़ सुप्रीम, यानी इंडियन स्टेट के ऊपर जो कंपनी की अथॉरिटी है वो सबसे ऊंची होनी चाहिए, यानी उन्हीं की सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए। रिवोल्ट ऑफ रानी चिन्नाम्मा जो थी वो नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ, उन्होंने जो है इस पॉलिसी को बिल्कुल भी मना कर दिया था मानने से, ये कित्तूर की थी, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ रानी चन्नाम्मा, ठीक है, ये कित्तूर से थी और उन्होंने इस पॉलिसी को यानी पैरामाउंट पावर वाली जो पॉलिसी है इसको मानना बिल्कुल मना कर दिया था। अब अफ़गानिस्तान एंड सिंध के बारे में अगर हम पढ़ें तो 1830 में ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दिया था अफ़गानिस्तान को इंटरफेयर करना, और उन्होंने सोचा कि रशिया जो है वो माइट एक्सपेंड एशिया, वो एशिया पे अपना जो कब्ज़ा है वो एक्सपेंड कर सकता है और अटैक कर सकता है इंडिया में अफ़गानिस्तान के थ्रू। सो एंग्लो अफ़गानिस्तान वॉर जो है हुई वो 1838 से 1842 के बीच में हुई, ठीक है जी। उसी के साथ साथ ब्रिटिशर्स जो हैं वो हार गए और उन्होंने सिंध पे कब्ज़ा कर लिया 1843 में। अब पंजाब के बारे में अगर हम पढ़ें तो महाराजा रंजीत सिंह जो थे उन्होंने पंजाब को फ्री रखा कि इस तरह की डिप्लोमेसी और जो है वो यहाँ पर अपनी जो बनाए रखो और एक अच्छी आर्मी बनाए रखो, ठीक है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी के बारे में हम अगर बात करें तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी जो है वो थी क्या। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी जो है वो एक डिपेंडेंट स्टेट वुड पास इनटू ब्रिटिश हैंड इफ रूलर एंड मेल हायर डाइड। अब इसमें ये था ये जो कंसेप्ट लाया गया था वो लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी जो है वो 1848 से 1856 के अंडर उन्होंने रूल किया, और उसमें क्या था कि अगर एक किंग का कोई बेटा नहीं होगा अपना खुद का तो वो जो उसकी टेरिटरी है उसका जो राज्य है उसकी सीमा जो है वो ब्रिटिशर्स जो है उनके नाम हो जाएगी, उनका जो है वो कब्ज़ा हो जाएगा। और अगर डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी का एग्जांपल लें तो वो है सतारा 1848 में, संभालपुर जो है 1850 में, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854। अब आपने झांसी के बारे में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। झांसी जो है 1856 में अवध, एनेक्सेशन ऑफ अवध यानी अवध पे कब्ज़ा कर लिया गया। एनेक्सेशन का मतलब होता है कब्ज़ा कर लेना, ठीक है। 1856 में जो रूलर थे अवध के वाजिद अली, ठीक है, उसको डिपोज किया गया था और उनको एनरेज्ड पीपल ऑफ अवध रिवोल्ट ऑफ 1850 और 1857 में रिवोल्ट हुई थी फिर वहाँ पर, ठीक है। और इसी के साथ साथ एनेक्सेशन ऑफ अदर स्टेट, उन्होंने सिक्किम के भी कुछ पार्ट जो हैं वो एनेक्स कर लिए थे, कब्ज़ा कर लिया था, ठीक है। सो झांसी का भी आप अगले किसी चैप्टर में पढ़ेंगे, झांसी के बारे में भी, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी के जो लिस्ट है टेरिटरीज़ की वो भी याद करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4 ही स्टेट्स हैं तो आप चारों को अच्छे से याद कर लोगे आई होप। सतारा, संभालपुर,
ठीक है। सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अब वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे 1773 से 1785 तक जो रहे, उन्होंने कुछ नए स्टेप्स लिए एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने बोला कि टेरिटरीज़ को जो है ना वो प्रेसिडेंसीज़ में डिवाइड कर दो। अब उन्होंने सोचा कि जैसे किसी भी कंट्री को रूल करना होता है तो हम सिर्फ एक राजा बना के उसको रूल नहीं करवा सकते, ठीक है। तो छोटे छोटे लेवल्स पे अलग अलग जो हैं वो हायर कर लो, अलग अलग जो हैं चीफ हायर कर लो, ठीक है। सो टेरिटरीज़ को डिवाइड कर लिया गया था प्रेसिडेंसीज़ के रूप में, जिसको स्टेट बोला जाता था, ठीक है, जो स्टेट की तरह होती थी, जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है। और इन पे कौन रूल करेगा प्रेसिडेंसीज़ पे? गवर्नर। इनका कौन होगा? एक गवर्नर होगा। और जो ये प्रेसिडेंसीज़ हैं इसको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था और इसको कलेक्टर देखेगा, ठीक है। अब उसके अलावा सिविल सर्विसेज जो है वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी, और ये स्पेशली की गई थी क्यों? क्योंकि ये टेरिटरीज़ को मैनेज करना था, सीमा को या किसी भी जो राज्य हैं उसको मैनेज करना था। कंपटीशन एग्ज़ाम्स जो हैं वो लंदन में स्टार्ट हो गए थे, और इंडिया का सिविल सर्विस एग्ज़ाम, ठीक है, फर्स्ट इंडियन जो थे ज्वाइन करने वाले वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है। उसी के साथ साथ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव को ठीक करने के लिए यहाँ पर ही डिवाइडेड, जो फर्स्ट गवर्नर यहाँ पर थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ब्रिटिश इंडिया के, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। उन्होंने ही एडमिन किया था। 3 प्रेसिडेंसीज़ बना दी गई थी, जिसमें कि बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल थे इंक्लूडेड, ठीक है। और इनके ऊपर कौन रूल करेगा? गवर्नर रूल करेगा, ठीक है। और गवर्नर जो है उनके नीचे वाली पोस्ट किसकी होगी? कलेक्टर की होगी, ठीक है। कलेक्टर जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को देखेगा। He also codified laws with the help of Hindu pundits and Muslim muftis to do justice as per the law prevailing in the country। अब इसी के साथ साथ जुडिशरी भी उन्होंने स्टार्ट की, ठीक है। जुडिशरी 1772 में स्टार्ट करी गई थी। उन्होंने कोर्ट भी बना दिए थे, क्रिमिनल एंड सिविल, ठीक है। सिविल जो थे वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे वो होते थे, क्रिमिनल में काजी और मुफ्ती होते थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या क्या कानून बनाना शुरू कर दिया, कानूनी व्यवस्था बनानी शुरू कर दी, जिसमें कि हिंदू पंडित्स की हेल्प ली उन्होंने और कुछ मुफ्तीज़ की हेल्प ली, मुस्लिम्स, ठीक है। और उसी की हेल्प से उन्होंने जस्टिस करना जो है कंट्री में शुरू कर दिया गया था। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो कलकत्ता में खुला था 1773 में। उसी के साथ साथ इन्होंने आर्मी पे भी काम किया। यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर जो है वो डेवलप किया गया था इंडिया में, ठीक है। सो इसी के साथ साथ जो आपका चैप्टर है मेनली हमने सारा कवर कर लिया है, ठीक है। अब इसी में हम एक और पढ़ रहे हैं। क्रिमिनल कोर्ट जो है वो उसको बोला जाता था फौजदारी अदालत, ठीक है। कोर्ट जो है वो डेवलप हुए थे ना, मैंने आपको बताया था 2 तरह के थे, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल जो थे उसको बोला गया था दीवानी अदालत, सो दीवानी अदालत सिविल, और क्रिमिनल को बोला गया था फौजदारी अदालत, फौजियों वाली, ठीक है। क्रिमिनल जो थी उसको रिलेट कर लो फौजी के साथ, तो फौजदारी अदालत जो थी, ठीक है, वो सिविल का मतलब है दीवानी अदालत, ठीक है। और इसमें जो होते थे वो होते थे सिविल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और क्रिमिनल में होते थे काजी, मुफ्ती, ठीक है, ये होते थे। सो अभी इसी के साथ साथ हम एक पॉइंट और रह गया है, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। वो है हमारा सेटिंग अप अ न्यू एडमिन। ही ऑल्सो अपॉइंटेड कलेक्टर टू कलेक्ट रेवेन्यू। और जो ये थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे वॉरेन हेस्टिंग, इन्होंने अपॉइंट किए कलेक्टर्स ताकि ये रेवेन्यू यानी इनकम जो है वो कलेक्ट कर सके और लॉ और ऑर्डर को मेंटेन कर सकें, कानून व्यवस्था जो है वो बना सकें, जो कि अब आजकल लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम सुना होगा, जो कि वहाँ पर बनते हैं, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होते हैं। सो ये इसीलिए बनाए गए थे, ठीक है, कलेक्टर्स, और इनकी पोस्ट जो है वो बहुत ऊंची होती थी, ठीक है। सो इसी के साथ साथ जो जुडिशरी है वो अच्छे से और जो ये कलेक्टर होते थे ना, ये डिस्ट्रिक्ट का भी ध्यान रखते थे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर दरोगाज भी थे इनके साथ में, ठीक है, हानाज, दरोगाज ये होते थे,
ठीक। और उसी के साथ साथ कुछ रेजिडेंट्स, ज़मींदार, पीजेंट्स, इनसे जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जो कलेक्टर्स होते थे। पीजेंट्स होते हैं जो इधर से उधर घूमने वाले, जो वो होते हैं फार्मिंग वगैरह में इंक्लूडेड। कंपनी आर्मी, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज़ एंड ट्रेड राइवल्स, द कंपनी नाउ नीडेड आर्मी। अब कंपनी जो है उसको आर्मी की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उनके एनिमीज़ भी बहुत सारे हो गए, राइवल्स भी बहुत सारे हो गए। ट्रेड राइवल्स में पहले कौन कौन थे? फ्रेंच, पोर्टुगीज़, है ना, ये थे ना, सो यूरोपियंस। सो इन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रेड कंपनी आर्मी शुरू कर दी। उन्होंने रिक्रूट करना शुरू कर दिया इंडियन सोल्जर्स को, ठीक है। इंडिया में से भी लोगों को जो है वो सोल्जर के ओहदे पर लाना शुरू कर दिया। कंपनी जो है वो आर्मी की तरफ भी ध्यान था, जुडिशरी पे भी ध्यान था। अब यहीं से ही जो है हमारी कंट्री में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस टाइम पीरियड से भी आई। इसीलिए बोला जाता है कि जो मॉडर्न इंडिया है वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब हम हिस्ट्री पढ़ते ही क्यों हैं? इसीलिए तो पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि पास्ट में क्या क्या हुआ, और उन चीज़ों से हमें सीख मिले, जो हमने मिस्टेक्स की उसको हम दोबारा ना कर पाएँ। इस चैप्टर से इवन इस टॉपिक से ही हमें ये समझ में आ जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत काम किया था, बहुत जो है जुडिशरी, आर्मी, ठीक है, उनकी आर्मी पावर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जो शायद इंडियंस की पहले नहीं थी। अगर होती तो वो शायद अपनी जो है बहुत सारी जो स्टेट्स में वॉर हुई थी वहाँ पर वो इजीली सक्सीड हो पाते, जीत पाते। जुडिशरी, आर्मी, और साथ साथ में लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है, और जैसे सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिवाइड कर लेना प्रॉपरली।